हाय फ्रेंड्स, अभिमान एकेडमी का फिर से आपका स्वागत है। और अभिमान एकेडमी के माध्यम से आज जो चैप्टर चलेगा वो होगा गुप्त काल। और गुप्त काल में मैंने आपको इससे पहले ही बताया था कि गुप्त काल के सारे चैप्टर्स काफ़ी इम्पोर्टेंट रहे। और गुप्त काल में जो भी क्वेश्चंस आप पूछे जाते हैं उन सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का संकलन आपको इस वीडियो के माध्यम से देखने के लिए मिल जाएगा। देखिए, कुछ लिंक दिए हुए हैं यहाँ पर। आपको कोई भी पीडीएफ का आंसर चाहिए तो आप यहाँ पर किसी भी पीडीएफ की जो आंसर की है वो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है ना, तो आपको उसमें डाउनलोड करने में कोई परेशानी नहीं होने वाली है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं समय खराब ना करते हुए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही उत्तर का चयन करें। पहला पॉइंट है, गुप्त कुषाणों के सामंत थे। ये बात तो सच है कि गुप्त कुषाणों के सामंत थे। गुप्त वंश के संस्थापक श्री गुप्त थे। कभी कभी स्टैटिक क्वेश्चन स्टैटिक जीके में पूछ लेते हैं गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्री गुप्त। गुप्त शासक चंद्रगुप्त ने सर्वप्रथम महाराजाधिराज की उपाधि दी। ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है, तीनों ही बात यहाँ पर सही है। आंसर हो जाएगा ये सभी। अगला क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त अपने विजय अभियान। देखिए, आपको बहुत ध्यान से पढ़ना होगा। मैं प्रयास करूंगा कम समय में ज्यादा क्वेश्चन कवर करने की। समुद्रगुप्त अपने विजय अभियान में 12 राज्यों को पराजित किया। उन 12 राज्यों में से कौन सा राज्य शामिल नहीं है? देखिए, कृतपुर का नागसेन इसने समुद्रगुप्त ने नहीं जीता। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। कांची का विष्णुगुप्त जीता था। पालक का उग्रसेन जीता था। महाकांतर व्यधराज जीता था, लेकिन इसने ये नहीं जीता। तो यहाँ पर डी आंसर हो जाएगा। ये इसके इस टेरिटरी में शामिल नहीं था। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही उत्तर का चयन करें। पहला पॉइंट है, चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त संवत चलाने का श्रेय दिया जाता है। दूसरा पॉइंट है, चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी के साथ विवाह किया था। देखिए, यहाँ पर पहला पॉइंट भी सही है कि चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत चलाया और उसने लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी के साथ विवाह करा। समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति में इसे लिच्छवी दौहित्र कहा गया है। प्रयाग प्रशस्ति नाम से एक लेख है। देखिए, समुद्रगुप्त का एक मंत्री था, उस मंत्री का नाम था हरिशेन। इस हरिशेन नामक मंत्री ने समुद्रगुप्त ने प्रयाग प्रशस्ति नामक नाम से, प्रयाग प्रशस्ति देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, प्रयाग प्रशस्ति नामक नाम से एक लेख लिखवाया। इसे लिच्छवी दौहित्र भी कहा गया है। ये बात भी सच है, यहाँ तीनों ही सही हो जाएंगी। 1 2 3। इसका जो आंसर है निसंदेह ही क्या हो जाएगा? निसंदेह इसका आंसर हो जाएगा ये सभी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही उत्तर का चयन करें। पहला है, समुद्रगुप्त के काल का इतिहास जानने का सबसे महत्वपूर्ण साधन प्रयाग प्रशस्ति है। देखिए, क्योंकि देखिए समुद्रगुप्त के मंत्री हरिशेन ने समुद्रगुप्त के सभी जीतों का वर्णन, हरिशेन जो समुद्रगुप्त का मंत्री था उसने समुद्रगुप्त की सभी जीतों का वर्णन प्रयाग प्रशस्ति में किया है। प्रयाग में एक पत्थर है जिसके ऊपर समुद्रगुप्त के जीतों का वर्णन है, उसको प्रयाग प्रशस्ति कहते हैं। ये समुद्रगुप्त के अभिलेख हैं। देखिए, प्रयाग प्रशस्ति हरिशेन ने लिखी, मैंने अभी आपको बताया, ये बात भी सही है। और यहाँ पर जो तीसरा पॉइंट हो जाएगा, इतिहासकार वी स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था, ये भी सही है। तो यहाँ पर तीनों सही है, आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, मेहरौली स्थित जो लोहे का खंबा है जिस पर आज तक जंग नहीं लगा है, वो उसका निर्माण कौन सी शताब्दी में हुआ था? ये यहाँ पर पूछा गया है। देखिए, 4वीं शताब्दी में इसका निर्माण हुआ था। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने इसका निर्माण कराया। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये पूछा है। आपको बताना है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। समुद्रगुप्त के पास लंका नरेश मेघवर्मन ने दूतमंडल भेजा था। लंका का राजा था मेघवर्मन, समुद्रगुप्त के काल में भारत आया था, ये सही है। मेघवर्मन ने नालंदा में मठ बनाने की अनुमति मांगी। देखिए, मेघवर्मन ने अनुमति नहीं मांगी थी, गलत हो जाएगा। अपनी विजयों के उपरांत समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ कराया, ये भी सच है। समुद्रगुप्त को उसके सिक्कों पर वीणा बजाते हुए देखा गया, ये भी सच है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को मैच करने के लिए बोला गया है, आपको इनको मैच करना होगा। देखिए, मैं ऐसे क्वेश्चन इसलिए रखता हूं ताकि आपका एक ही क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन कवर हो जाएं। देखिए, प्रयाग प्रशस्ति हरिशेन ने लिखा, मैंने अभी भी आपको बताया समुद्रगुप्त का मंत्री था हरिशेन। तो ए पर 1 होना चाहिए। देखिए, सी में और डी में ए पर 1 नहीं है, इन दोनों को काट दो। दूसरा है मंदसौर अभिलेख यशोवर्मन वत्स भट्टिट ने लिखा है ना, तो बी पर 2 आना चाहिए, बी पर 2 इसमें नहीं है। एहोल अभिलेख रवि कीर्ति ने लिखा और मंदसौर अभिलेख जो कुमारगुप्त वाला है वो वसुल प्रशस्तिकार था, उसने लिखा था। तो यहाँ पर पहला ही सही हो जाएगा, 1 2 3 4। अगला क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त ने
समुद्रगुप्त ने दक्षिणापथ के शासकों के संदर्भ में कौन सी नीति नहीं अपनाई थी? समुद्रगुप्त ने दक्षिणापथ के शासकों के संदर्भ में कौन सी नीति नहीं अपनाई, ये यहाँ पर पूछा गया है। देखिए, ग्रहण, ग्रहण करने का मतलब है शत्रु पर अधिकार, मोक्ष का मतलब है शत्रु को मुक्त करना, है ना, और तनुग्रह का मतलब है राजा राज्य को लौटकर शत्रु पर दया करना, और आत्मनिवेदन का मतलब है सम्राट के समय स्वयं हाजिर होना, सम्राट के सामने स्वयं हाजिर होना। देखिए, ये वाली नीति इसने नहीं अपनाई थी। समुद्रगुप्त ने दक्षिणापथ के शासकों के लिए ये नीति नहीं अपनाई थी कि सम्राट के सामने स्वयं हाजिर हुआ। बाकी उसने शत्रु पर अधिकार भी करा, शत्रु को मुक्त भी कर दिया, उसने शत्रु पर दया भी करी, लेकिन ये काम नहीं करा था कि शत्रु राजा के महल में आकर हाजिर हुआ। गुप्तकालीन बौद्ध शिक्षा, गुप्तकालीन बौद्ध शिक्षा का महान केंद्र कौन सा है? देखिए, नालंदा को शुरू से ही बौद्धकालीन शिक्षा का महान केंद्र माना गया है। अभी अभी गवर्नमेंट ने सन 2014 में सरकार ने 800 करोड़ रुपए नालंदा विश्वविद्यालय को दोबारा से रीस्टैब्लिश करने के लिए पैसे खर्च करे थे, जिसमें नोबेल प्राइज विनर डॉक्टर अमर्त्य सेन, है ना, उनको यहाँ पर अर्थशास्त्र के ऊपर उनको इसका इंचार्ज बनाया था, चेयरमैन बनाया था। अगला क्वेश्चन है, 2 महाकाव्य हैं रामायण और महाभारत, संहिताकरण गुप्त काल के दौरान किस शताब्दी में हुआ? मतलब इनको जो है संहिताकरण इनको दोबारा कब लिखा गया? रामायण और महाभारत को, 2 महाकाव्य हैं, तो ये कौन सी शताब्दी में हुआ, ये यहाँ पर सवाल पूछा गया है। देखिए, चंद्रगुप्त शताब्दी में, क्योंकि चंद्रगुप्त का पूरा सीरीज हम उठाकर लाए हैं, आपको ध्यान देना होगा। किस गुप्त राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त है? इनमें से किसका नाम देवगुप्त है, ये यहाँ पर पूछा गया है। देखिए, जो देवगुप्त नाम था वो था चंद्रगुप्त द्वितीय का। देवगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय को देवगुप्त भी कहा जाता है। वल्लभी संवत अभिन्न है, किसके साथ जुड़ा हुआ है, किससे अलग नहीं है, भिन्न नहीं करा सकता। गुप्त संवत को कहते हैं, है ना, गुप्त संवत जो है वो गुप्त संवत और वल्लभी संवत समान डेट में चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही उत्तर का चयन करें। क्वेश्चन है, कुमारगुप्त के काल में लाट से दशपुर आने वाली श्रेणी रेशमी कपड़े का व्यापार करती थी। देखिए, लाट जगह से जो दशपुर में आती थी, इस जगह से इस जगह जो श्रेणियां होती थी वो रेशमी कपड़े का व्यापार करती थी। दूसरा पॉइंट है, गुप्त काल के दामोदरपुर ताम्रपुत्र अभिलेख में भूमि बिक्री के संबंध में विवरण दिया गया। गुप्त काल में जमीन बिकी थी, उसके बारे में विवरण यहाँ पर है। तो देखिए, दोनों यहाँ पर कथन सही हो जाएंगे, आंसर हो जाएगा 1 और 2। पीसीएस में आया था क्वेश्चन 2017 में। अगला क्वेश्चन है, स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया। स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया, ये बात तो सच है। हूणों पर विजय की जानकारी जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है, ये तो बिल्कुल इंपोर्टेंट भी है और सच भी है। स्कंदगुप्त ने सुदर्शन झील का पुनरुद्धार कराया, ये भी सच है। सुदर्शन झील को दोबारा इसने से कराया था, ये भी सही है। और चौथा है, सुदर्शन झील के किनारे एक विष्णु भगवान का मंदिर है, ये भी सच है। तो यहाँ पर चारों ही ऑप्शन सही हो जाएंगे और इसका आंसर हो जाएगा ये सभी। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है, निम्नलिखित खगोल शास्त्रियों के उनको काल क्रम से लगाइए। देखिए, खगोल शास्त्री अलग अलग समय पर हुए, आईएएस में आया था ये क्वेश्चन, एक बार आपका पीजीटी में भी आ चुका है, तो ये आपको ध्यान देना होगा इस क्वेश्चन पे। इनका क्रम पूछा है आपसे, खगोल शास्त्रियों का क्रम बताइए क्या है। देखिए, आर्यभट्ट पहले नंबर पर आएंगे, ब्रह्मगुप्त दूसरे पर, लगड़ तीसरे पर और बारहमिहिर चौथे पर। आंसर हो जाएगा 1 2 3 4। आपको कुछ नहीं करना, बस याद करना है इनको। गुप्त शासकों में सिक्कों के बारे में बताइए कौन सा सही है। गुप्त शासकों के सिक्कों के बारे में बताइए कौन सा कथन सही है, ये यहाँ पर पूछा गया। पहला जो पॉइंट है वो यहाँ पर ये है कि मुख भाग, जो मुख भाग होता था और पृष्ठभाग दोनों पर केवल राजा का चित्र था, है ना। मुख भाग और पृष्ठभाग दोनों पर केवल किसी देवता और तिथि का चित्र था। या सिक्के में हेड और टेल होते हैं, एक तरफ तो राजा का चित्र था और पृष्ठभाग पर देवता की प्रतिमा थी, जो कोई कथानक रूढ़ी होती थी। देखिए, ये सही है, यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा। गुप्त काल में सिक्कों पर एक तरफ राजा का चित्र और एक तरफ देवताओं का। कुमारगुप्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही उत्तर का चयन करें। पहला पॉइंट है, नालंदा बौद्ध विहार का निर्माण कुमारगुप्त ने कराया। कुमारगुप्त के शासनकाल में अंतिम वर्षों में पुष्यमित्र और हूणों ने भीषण आक्रमण हुए, ये भी सच है। देखिए, कुमारगुप्त के शासन अंतिम वर्षों में पुष्यमित्र और हूणों ने भीषण आक्रमण करे थे। उसने अश्वमेध यज्ञ करवाया और श्री अश्वमेध महेंद्र की उपाधि
श्री अश्वमेध महेंद्र की उपाधि धारण करी थी। वह शैव धर्म का उपासक था। वह शैव धर्म का उपासक था। ये यहाँ पर पॉइंट गलत हो जाएगा, वो शैव धर्म का उपासक नहीं था। तो हमें जो आंसर लगाना है वो लगाना है 1 2 3 पर। 1 2 3 ए ऑप्शन में है, यहाँ पर ए ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, किस एकमात्र गुप्त शासक के सिक्कों पर कार्तिकेय का अंकन है? कार्तिकेय गणेश जी के भाई थे और भगवान शिव के बड़े बेटे थे। तो ऐसा यहाँ पर पूछा गया है। तो देखिए, कुमारगुप्त प्रथम ने कार्तिकेय का चित्र सिक्कों पर लगवाया। निम्नलिखित को मैच करिए। देखिए, प्रयाग प्रशस्ति के बारे में मैंने अभी आपको बताया। प्रयाग प्रशस्ति जो अभिलेख है वो समुद्रगुप्त से जुड़ा हुआ है, तो उसमें आपको डाउट नहीं होना चाहिए। समुद्रगुप्त के मंत्री हरिशेन ने प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख लिखवाया। विलसड स्तंभ लेख जो है वो कुमारगुप्त का है। भीतरी अभिलेख स्कंदगुप्त का है। एरण अभिलेख भानुगुप्त का है। ये आपको याद करना है, चारों मैचिंग है। एक ही क्वेश्चन में आपको 4 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे यहाँ से। त्रिमूर्ति की अवधारणा का उदय है। त्रिमूर्ति की जो अवधारणा है उसका उदय किससे होता है? ये होता है गुप्त काल से, है ना। त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु और महेश। इनमें से कौन गुप्तकालीन स्थानीय नगर प्रशासन समिति के अधिकारी और सदस्य थे? समिति के अधिकारी, सदस्य और नगर प्रशासन, आपको 3 हिस्सों में बांटना होगा। पहले आपको बताना होगा कि नगर प्रशासन कौन संभालते थे। देखिए, नगर प्रशासन संभालने वालों को गुप्त काल में कहते थे सातवाहन। समिति के अधिकारी को कहते थे प्रथम कुलिक और उसके सदस्यों को कहते थे प्रथम कायस्थ, है ना। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 3। निम्नलिखित को मैच करिए। आपको इन राजा दिए हुए हैं, रानियां दी हुई हैं, उनको मैच करना है आपसे। देखिए, चंद्रगुप्त प्रथम की शादी हुई थी कुमार देवी से, समुद्रगुप्त की दत्त देवी से और चंद्रगुप्त द्वितीय की हुई थी ध्रुव देवी से। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 1 2 3। आपको केवल याद करना है, मैचिंग है। अगला क्वेश्चन है, लेखक हैं और उनके रचनाकार हैं। लेखक हैं और उनके रचनाकार हैं। देखिए, पेपर में आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि हर एक क्वेश्चन में 1 2 3 4 हो गया। ये तो मैंने आपको ज्यादातर क्वेश्चनों में याद करने के लिए ऐसा किया है ताकि आपको परेशानी ना हो। लेखक हैं और रचनाकार हैं। शूद्रक ने रचना करी थी मृच्छकटिकम की। विशाख दत्त की बड़ी फेमस रचना है मुद्राक्षस। कालिदास की रचना है विक्रमोर्वशीय और भवभूति की रचना है उत्तर रामचरित्रम। तो यहाँ पर ये चारों ही ऑप्शन सही हो जाएंगे और आंसर आपका हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, पर्णदत्त को किसने सौराष्ट्र का प्रांतपति बनाया था? पर्णदत्त को किसने सौराष्ट्र का प्रांतपति बनाया था, ये यहाँ पर पूछा गया है और इसका आंसर हो जाएगा स्कंदगुप्त। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही उत्तर का चयन करें। देवगढ़ का जो दशावतार मंदिर गुप्त काल का वैष्णव धर्म का सबसे महत्वपूर्ण अवशेष है, ठीक है। और जो दूसरा पॉइंट है, आरंभिक भारतीय मंदिरों में भीतरगांव का मंदिर ईंटों से निर्मित है, ऐसा यहाँ पर बोला गया है। देखिए, भीतरगांव का मंदिर जो है वो वाकई में ईंटों से बना हुआ था, ये भी सच है। और देवगढ़ का जो दशावतार, कभी कभी ये पूछ लेते हैं गुप्त काल में जो वैष्णव धर्म से मंदिर है संबंधित दशावतार मंदिर, वो कहां पर है? वो है देवगढ़ में। आंसर सही हो जाएगा यहाँ पर 1 और 2 दोनों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक गुप्त से संबंधित नहीं है? कौन सा स्मारक इनमें गुप्त का नहीं है, ये यहाँ पर पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 26 में। देखिए, बाघ गुफाएं गुप्तों ने बनवाई, भूमरा का शिव मंदिर बनवाया, सारनाथ का धमेक स्तूप भी बनवाया, लेकिन महाबलीपुरम गुफा मंदिर इन्होंने नहीं बनवाया था। आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त द्वितीय का सचिव, चंद्रगुप्त द्वितीय का जो मंत्री था वीरसेन और सेनापति थे आम्रकार्दव, किस धर्म से जुड़े हुए थे दोनों? आपको वीरसेन और उसके सेनापति आम्रकार्दव का धर्म बताना है कौन कौन सा। देखिए, वीरसेन तो था शैव धर्म का और ये जो सेनापति था आम्रकार्दव ये बौद्ध धर्म का था। तो आंसर यहाँ पर पहला ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी निधि, मतलब कौन सा जो पैसा है वो सिक्कों की सबसे बड़ी निधि थी? सिक्कों के रूप में सबसे बड़ा पैसा कौन सा है, आपको इसमें ये बताना है। तो देखिए, यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें बयाना निधि जो है सबसे बड़ी हो जाएगी। बयाना, एक बयाने में काफी ज्यादा पैसा माना जाता था, जैसे 2000 का नोट, 5000 का, ऐसे। निम्नलिखित में से विचार करें। देखिए, ये इकट्ठा किया गया पैसा है बयाना निधि जो है। ये कह रहे हैं समुद्रगुप्त के इलाहाबाद अभिलेख में भारतवर्ष का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है, ये पूछा गया है यहाँ पर। दूसरा है, कुमारगुप्त का जो मंदसौर अभिलेख है, कुमारगुप्त के मंदसौर अभिलेख में तांतु वाय श्रेणी संगठन का उल्लेख मिलता है यहाँ पर, ये भी सच है। यहाँ पर 1 और 2 दोनों ही सही हो जाएंगे और आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी।
अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित को मैच करिए। देवपत्र है, गौलिम्प है और कुल्यवाप है और आहार है। देखिए, देवपुत्र कहते थे राज कर्मचारी को, और आपका राजकीय उपाधि होती थी देवपुत्र, यहाँ पर इसको रफ करना होगा। देखिए, जो राजकीय उपाधि होती थी, राजकीय उपाधि देवपुत्र की, ये देवपुत्र हो जाएगा आपका राजकीय उपाधि। अगला है गौलमिक। जो गौलमिक होते थे वो होते थे राज कर्मचारी। जो कुल्यवाप होते थे, कुल्यवाप कहते थे, कुल्यवाप क्या है, ये भूमि नापने की इकाई है, तो भूमि मापक इकाई। और आहार जो है प्रशासनिक इकाई थी। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 3, 4, 1, 2। तो फ्रेंड, यदि आपको लगता है कि हमारी सीरीज काफी इंपॉर्टेंट रही तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल फिर दोबारा से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज को लेकर दोबारा से हाजिर होते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।